Hello friends, my name is Rohit and this is going to be my first video on social media platform. Today I was in library and I randomly thought of uploading this video on the most important topic, basic structure doctrine of the constitution. ये जब इस टॉपिक का, इस डॉक्ट्राइन का इन्वेंशन हुआ था तो ये स्लाइटली जुडिशियरी डेविएट हो गए थे इस हमारे स्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल से दैट लॉ शुड बी क्लियर एंड रिटन. हाउएवर दिस डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, is nowhere written in the constitution. How has it been evolved? So let's start and see what happened in the past and ये टॉपिक कैसे आया हम लोग के बीच, ये डॉक्ट्राइन कैसे आया, क्या टसल रही पार्लियामेंट और जुडिशियरी के बीच, ये सब चीजें हम देखेंगे. राइट. सो ऐसी कोई चीजें नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको कहीं किसी अदर सोर्स में देखना पड़ेगा. इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजों को इसमें कवर किया जाएगा, इस वीडियो में कवर किया जाएगा. ये वीडियो थोड़ा लिटिल बिट लेंदी होगा बट एक बार जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको और भी मजा आएगा, आगे जानने की क्यूरियोसिटी होगी. सो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक डेट है 26 नवंबर 1949. हम सबको पता होगा. राइट. 26 नवंबर 1949. क्या हुआ था इस पर्टिकुलर डे को? सो ऑन दिस पर्टिकुलर डे आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Right. And on 26th January 1950, the constitution was implemented. The constitution was implemented. That's why 26th January 1950 is celebrated as Republic Day in India. Right. So 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट हुआ एंड जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ देन हमें कुछ राइट्स मिला कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. एंड इसे मैं रब करता हूं, आपको अगर लिखना हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं. राइट. सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड सम राइट्स वर गिवन. इंस्टेड ऑफ गिवन आई शुड यूज guaranteed. Some rights were guaranteed by the constitution. Right. And those rights were kept under part 3 of the constitution. So part 3 of the constitution, in this part we have articles 12 to 35. So to get a clear picture of basic structure doctrine we have to consider only one article in this part and that is article 13. Article 13 of the constitution which is in the part 3 of the constitution. Right. So part 3 of the constitution give us some guaranteed rights and those guaranteed rights are called fundamental rights. Why fundamental? So first of all, what are fundamental rights? तो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड राइट्स by the Constitution of India to the citizens against the state
what I am saying, against the state. Why? Because इलेक्शंस होती है, इलेक्शंस होते हैं, राइट? तो इलेक्शंस में क्या होता है कि पीपल सेलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म government, right? So I am using state. So after elections the state has become very powerful. स्टेट क्या है? बहुत पावरफुल बन गया है, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के गए, गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, ठीक है? अब गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये मेजोरिटी में होंगे, चाहे वो विधानसभा में हो या पार्लियामेंट में हो। हम अभी बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, ठीक है? वो मेजोरिटी में होंगे, और इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बनने के बाद क्या बन गए? बहुत पावरफुल हो गए। अब तो ये पीपल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे वो लॉ ला के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए यहां पे पीपल के प्रोटेक्शन में आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहां पे प्रोटेक्शन का काम करता है। किनको प्रोटेक्ट करता है? पीपल ऑफ इंडिया को, राइट? तो so fundamental rights are guaranteed rights by the Constitution of India to the citizens against the state and ensuring human dignity. So called fundamental because these are guaranteed rights, and these are called basic rights because it ensures human dignity, right? So Article 13, and who is the guarantor? Fundamental rights are guaranteed rights. Suppose मैं किसी को बोलूं कि मैं गारंटी देता हूं कि मैं वो तुम्हें 500 रुपए देगा, राइट? सपोज कि ये ए है, बी है, ए ने बी से 500 रुपए लिए थे 2 दिन के लिए, ठीक है, फॉर 2 days, और दोनों का कॉमन फ्रेंड है सी, ठीक है? तो अभी 500 रुपए लिए ए ने बी से, 2 दिन बाद लौटाया नहीं, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, बी ने पैसे मांगे ए से, ए ने कहा दे दूंगा भाई, धीरे धीरे लौटा दूंगा मैं। बी को विश्वास नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अब तो ये इसका जो ट्रस्ट है वो ब्रीच हो चुका है, मतलब ट्रस्ट खत्म हो चुका है, अब ये माने कैसे? तो दोनों का कॉमन फ्रेंड सी ये क्या करता है, इससे बातचीत करके ये कहता है कि मैं गारंटी देता हूं कि ये तुम्हें 500 रुपए देगा, ठीक है? उसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमें गारंटी किए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी में दिया हुआ है कि हाँ आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं या आपका फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन अब अगर वो कॉन्ट्रावेन होता है या वायोलेट होता है तो हम जाएंगे किसके पास? गारंटर कौन है? तो द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, the Supreme Court of India is the guarantor of the Constitution. Supreme Court is the guarantor of the Constitution, right? So उस फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल था हमारा, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 क्या था? राइट टू स्टेट और राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है? राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स यू हैविंग
योर ओन लैंड, मतलब प्रॉपर्टी का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 13 को समझते हैं और साथ में आर्टिकल 32 को भी समझते हैं। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32, मैंने पहले ही कहा था कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल्स 12 टू आर्टिकल्स 35 आते हैं, तो ये भी है और ये भी है। तो इसके प्रोविजन क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि एनी लॉ बिफोर द enactment of the constitution, any law before the enactment of the constitution abuses, violates, contravenes anything in Part 3 of the Constitution shall to the extent of that contravention be void, मतलब इनवैलिड। बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रादर आई शुड यूज द वर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950, राइट। 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी लॉ थे, क्योंकि इस दिन को हमें हमारा फंडामेंटल राइट गारंटीड रूप में मिले हुए थे, तो जो भी लॉ पार्ट 3 के किसी भी प्रोविजन को अब्रीज करता हो, कंट्रावेन करता हो या वायोलेट करता हो, मतलब कि उसके इंट्रावायर्स ना हो, उसके स्पिरिट में ना हो, ठीक है, तो उतने एक्सटेंट तक, मतलब जहां तक वो फंडामेंटल राइट से मिलता जुलता ना हो, ठीक है, फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता हो, पूरा लॉ इनवैलिड नहीं होगा, पूरा कानून इनवैलिड नहीं होगा। सिर्फ वो प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट से मिलता जुलता ना हो, फंडामेंटल राइट का बेसिकली हिंदी में कह सकते हैं हनन करता हो, ठीक है, शोषण करता हो, तो उस प्रोविजन तक ही वो लॉ इनवैलिड होगा, ठीक है। और दूसरा ये कहा गया आफ्टर 26 जनवरी 1950, इसको मैं रब कर देता हूं, अगर इफ यू वांट टू राइट देन आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, मैं इसको रब करता हूं। आर्टिकल 13 की ही बात हो रही है अभी, राइट। ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन तक पहुंचने के लिए ये सारा टॉपिक समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सो दैट कि आप लिंक कर सको कि आखिर ये चीज हुआ कैसे था, डिफरेंट कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुए थे, डिफरेंट जजमेंट कैसे आए थे, तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 13 में ही दूसरा प्रोविजन क्या है कि द स्टेट मतलब यूनियन गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट, राइट। द स्टेट shall not make any law or ordinance that is made by the President of India, any law, ordinance, action, etc. The state shall not make any law, ordinance, action that violates
abridges or contravenes any provisions or provision in part 3 of the कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो दूसरा प्रोविजन ये हुआ कि पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाएगी, ऐसा कोई एक्शन नहीं उठाएगी जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, राइट। तो ये हमारा दो प्रोविजन, ये अब पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 13 में बेसिकली अब ये आपको समझ आ रहा होगा कि आर्टिकल 13 में कानून को डिफाइन किया गया है कि कानून क्या है, व्हाट इज लॉ। तो एनी लॉ विच वायोलेट्स, अब्रीजेस, कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी ए लॉ, वो कानून नहीं होगा, रेस्ट कानून होगा। ये नेगेटिव डेफिनेशन है, आर्टिकल 13 नेगेटिव डेफिनेशन है। मान लो आप सपोज कर लो कि आपके पास दो कलर है, व्हाइट एंड ब्लैक। मैं पूछूं व्हाट इज ब्लैक, आपने कहा व्हाट इज नॉट व्हाइट, मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर पूछा व्हाट इज व्हाइट, आपने आंसर किया व्हाट इज नॉट ब्लैक। तो ये क्या है, नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ। ये नेगेटिव डेफिनेशन, आप पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं दे रहे, आप नेगेटिव डेफिनेशन दे रहे हो कि ये नहीं है, इसको छोड़ के जो है वो है, ठीक है। तो ये लॉ नहीं है, इसको छोड़ के जो है सो लॉ है, राइट। पिक्चर क्लियर हो गया। अब देखो आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 हमारा ये कहता है, आर्टिकल 32 इज अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर इसके बावजूद भी अगर ऐसा लॉ आया, ऐसा ऑर्डिनेंस आया, ऐसा एक्शन उठाया गया स्टेट के द्वारा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, आपके फंडामेंटल राइट को छीनता हो, तो आप थ्रू यूजिंग आर्टिकल 32 यू कैन डायरेक्टली नॉक द डोर्स ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 का यूज करते हुए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दिस इज आवर राइट। मतलब ऐसा नहीं कि पहले लोअर कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपको लगा कि मेरा तो फंडामेंटल राइट छीन रहा है, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करो, रिट पिटीशन आर्टिकल 32, और नहीं तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, ठीक है, यूजिंग आर्टिकल 32। तो मैं यहां लिख देता हूं, यू कैन डायरेक्टली नॉक द डोर्स ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। यू कैन डायरेक्टली knock the doors of High Court or Supreme Court of India through using Article 32. You can move, you can file a petition, right? तो अब पिक्चर क्लियर हो गया आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है, ठीक है। और आर्टिकल 31 हमारा था राइट टू स्टेट, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, अभी रिमूव कर दिया गया है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड वाज। So right to property was a fundamental right। 1950 में 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया और राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। अब उस समय हम सब जानते हैं कि द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वाज नॉट अप टू द मार्क, वाज नॉट गुड। सो गवर्नमेंट, उस समय गवर्नमेंट थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो गवर्नमेंट रिफॉर्म लाना चाहती थी, रिफॉर्म्स लाना चाहती थी, डेवलपमेंट करना चाहती थी, और उसके लिए क्या चाहिए था, प्रॉपर्टी चाहिए था, लैंड चाहिए था। लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट। अब आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि स्टेट फंडामेंटल कोई लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। अब ये तो बहुत बड़ा डायलेमा है, करे तो करे क्या। तो 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया। अमेंड मतलब
सुधार किया गया, ठीक है। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में पहला संशोधन, पहला अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, और थ्रू दिस अमेंडमेंट आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड 9th शेड्यूल फीचर्स ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड 9th शेड्यूल। तो बारी बारी से सबसे पहले इस 3 आर्टिकल के बारे में जानते हैं। अब हम लोग जो भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए थे, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, वो सब हमने देख लिए हैं, ठीक है। समझते हैं आप आर्टिकल 31A क्या कहता है कि एनी लॉ मेड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, मैं यहां आप लिखता हूं आर्टिकल 31B, आप दिमाग में रखना कि आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल भी फीचर्स में हैं। सो ये क्या कहते हैं कि एनी लॉ मेड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, even if any law made for the purpose of agricultural reforms, even if it violates, abuses, contravenes any provisions in part 3 of the constitution, means obvious सी बात है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन shall not be declared as void या अल्ट्रा वायर्स कहने का मतलब है नॉट इन स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, मीन्स दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्ट्रा वायर्स, राइट। तो ये आर्टिकल 31 में था कि कोई भी कानून एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के पर्पज से बनाया गया हो, और स्टेट मींस पार्लियामेंट अगर जमीन ऑन करती हो, और तो वो जो है वो लॉ जो है यहां तक कि अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी हो, फंडामेंटल राइट्स को छीनता भी हो, तो वो लॉ अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। मतलब उस लॉ को लेके यूजिंग आर्टिकल 32 पीपल कांट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ऐसा ये कहा गया इसमें, ठीक है। आप क्या करते हैं, ये लॉ है, आपने देखा कि राइट टू प्रॉपर्टी तो हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन स्टेट यहां पे ये कह रही है कि फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, अगर ऐसा लॉ है, इवन इट वायोलेट्स, ब्रीचेस और कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ये एक्नॉलेज किया जा रहा है कि हो सकता है कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। तो आप क्या करते हैं, यूजिंग आर्टिकल 32 रिट पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये लॉ पहले ही कह रहा है ऐसा, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि जब ऐसा आर्टिकल 13 में कहा गया है, डेफिनेशन ऑफ लॉ में कहा गया है कि भाई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं हो सकता है, और आर्टिकल 32 आपको ये फैसिलिटी, ये राइट भी दे रहा है कि अगर ऐसा होता है, फंडामेंटल राइट को छीना जाता है आपके, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। तो थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आपको कि इस पे तो बहुत बड़ा तमाशा होना लाजमी सी बात है, कंट्रोवर्सी होना ही होना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 31A था। अब आर्टिकल 31B की बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 31B की बात करते हैं।
ये 31A, आर्टिकल 31B भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो आर्टिकल 31B क्या कहता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो था, पहला चीज, इट क्रिएटेड 9th शेड्यूल। इट क्रिएटेड 9th शेड्यूल, ठीक है। सबसे पहले क्या था, पहले कितने शेड्यूल थे हमारे पास, 8 शेड्यूल थे, 9th शेड्यूल, और ये सब कब हो रहा है, जस्ट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इट क्रिएटेड 9th शेड्यूल। दूसरा क्या कहा गया, एनी लॉ kept under 9th schedule shall not be questioned in any courts of law, right। shall not be questioned in any courts of law। सबसे पहले एक चीज और मिस हो गया, उसके लिए सॉरी, आप लोग से माफी मांगता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले ये चीज था, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया, ठीक है, आखिर पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को किसने अधिकार दिया कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करो, ठीक है। तो ये जो था आर्टिकल 13 तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। आर्टिकल 368 किस में है, पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देती है empowers the parliament to amend any provisions of the constitution, right। आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये empowers the parliament to amend any provision of the constitution, ठीक है, कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, मतलब सुधार कर सकती है, मतलब कि कुछ चीज ऐड कर सकती है या फिर कुछ चीज रिमूव कर सकती है। लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, कि ऐसा पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन इसको छोड़ के ऐसे इसमें कोई भी एक्सेप्शन की बात नहीं कही गई है आर्टिकल 368 में, ठीक है। और आर्टिकल 368 का यूज करके ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसमें आया था, ठीक है। तो इसको अब समझते हैं सबसे पहले, फिर आपको एक और चीज बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, ठीक है। एनी लॉ केप्ट अंडर 9th शेड्यूल शैल नॉट बी क्वेश्चन्ड इन एनी कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो 31B ये कहता है, मान लो एक तरीके से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 31B ने एक बॉक्स जिसका नाम 9th शेड्यूल था वो क्रिएट कर दिया, और ये कहा गया कि कोई भी कानून इस बॉक्स में रखा जाएगा, वो कानून भले ही चाहे क्यों ना फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता हो, छीनता हो, उसके अगेंस्ट हो, कोई भी कोर्ट, इंडिया में कोई भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें रखे गए लॉ को हाथ नहीं लगाएगा, मतलब इसमें रखे गए लॉ को रिव्यू नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि ये लॉ गलत है या सही है, क्वेश्चन नहीं उठाएगा। ये कहा गया आर्टिकल 31B में। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। कंट्रोवर्सी क्या था, तो आर्टिकल 13 आपको याद आ रहा होगा, आर्टिकल 13 क्या कह रहा था कि कोई भी कानून
फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं होगा। आर्टिकल 368 क्या कह रहा है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का क्या कह रहा है, आर्टिकल 368 क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती, मतलब फंडामेंटल राइट को छीना नहीं जा सकता है। कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकता। और आर्टिकल 368 क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, किसी भी प्रोविजन को, मतलब कि फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 13 कह रहा है फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था तभी से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। आर्टिकल 13 बोला नहीं छीन सकते हो, आर्टिकल 368 बोला छीन सकते हो। अब करे तो करे क्या, ठीक है। तो देखो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के पर्पज से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था और आर्टिकल 13 क्या कह रहा था, ये फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकते। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 31B क्रिएट किया, आर्टिकल ऐड किया। 31A आपने देखा कि 31A में कहा गया था कि कोई भी लॉ फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, यहां तक कि अगर फंडामेंटल राइट को छीनता भी हो या उसके अगेंस्ट भी होता हो तो वो अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 31B लाया गया इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत, उसमें 9th शेड्यूल क्रिएट किया गया जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी कानून इस पर्टिकुलर 9th शेड्यूल में रखा जाता है तो वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ठीक है, सारी पिक्चर क्लियर हो गया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, एक चीज तो क्लियर हो गया कि ऐसा जैसे ही होना था वैसे ही इस पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट होना था। ठीक है, कंट्रोवर्सी क्या स्टार्ट होना था, जैसे ही ये अमेंडमेंट एक्ट आया तो ऑब्वियस ही बात थी कि ये अमेंडमेंट जो था वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था, मतलब फंडामेंटल राइट को छीन रहा था। कौन सा फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 31, राइट टू स्टेट और राइट टू प्रॉपर्टी। सो इसको मैं अडॉप्ट कर देता हूं। सो अब क्या था, आर्टिकल 32 आया। अब आइए भाई साहब मैं आता हूं। अब आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 368 से अमेंड कर दिया, अब आर्टिकल 32 आ गया बीच में। चलिए अब टूल तो था ही हमारे पास फंडामेंटल राइट कि अगर ऐसा होता है तो आप आर्टिकल 32 को यूज करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट जा सकते हैं। तो बाय यूजिंग आर्टिकल 32 a writ petition was filed and that famous case is known as, सबसे पहला केस, ठीक है, इस मैटर पे जो पहला केस था वो केस हमारा है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, राइट। इस केस में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में, इस केस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट, चैलेंज किया गया इसमें, मतलब इसमें ये बहस की गई कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट को छीनता है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट जो है गारंटीड राइट है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को छीन रहा है। और आर्टिकल 13 में ऐसा कहा गया है कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकता। ऐसा किस में कहा गया है? आर्टिकल 31 में, सॉरी आर्टिकल 13 में कहा गया है, राइट। और ये भी अब जो पार्लियामेंट की तरफ से ये आर्ग्यू किया गया, ये बहस किया गया कि जो अमेंडमेंट के अगेंस्ट थे वो ये बहस कर रहे थे, आर्टिकल 13 को वेपन बना के ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो पार्लियामेंट के साइड से थे
वो ये कह रहे थे कि जो आर्टिकल 13 में जो लॉ को डिफाइन किया गया है, ये जो लॉ है आर्टिकल 13 में इस लॉ की जो बात की जा रही है, इस लॉ के डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता। क्या कहा गया? जो पार्लियामेंट के साइड से थे, गवर्नमेंट के साइड से थे, वो ये कह रहे थे कि आर्टिकल 13 में ये जो लॉ को डिफाइन किया गया है कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकता, इस लॉ के डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करने वाला कानून इसके डेफिनेशन में नहीं आता। मतलब ये कानून फंडामेंटल राइट को छीन सकती है, मतलब अमेंड कर सकती है, उसके अगेंस्ट जा सकती है, ऐसा आर्ग्यू किया गया। ठीक है, फाइनली शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में रूलिंग आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 13। राइट, ठीक है। क्या कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं सीएए, आप समझ जाए। आप ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उधर मत आप दिमाग दौड़ाना, आप सीधा सीधा समझना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कहा गया, रूलिंग ये दिया गया, जजमेंट ये आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट फॉल under the definition of law provided by article 13, provided by article 13 definition of law, constitutional amendment act does not fall under the definition of constitutional amendment act provided by article 13। मतलब सीधा सीधा सा मतलब है कि जजमेंट ये आया कि आर्टिकल 368 जो कि पार्लियामेंट को अमेंड करने का पावर देती है, वो मतलब उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहां तक कि आर्टिकल 13 का भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो कि इसमें ये बहस की जा रही थी, आर्ग्यू किया जा रहा था कि आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 का एक्सेप्शन है। मतलब कोई भी अमेंड कर दो, लेकिन फंडामेंटल राइट में अमेंड मत करना, क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं हो सकता, वायलेट नहीं कर सकता। तो जजमेंट कहा कि नहीं, आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 का एक्सेप्शन नहीं है। मतलब पावर को अनलिमिटेड, पार्लियामेंट को अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर है, जो कि 368 प्रोवाइड करती है पार्लियामेंट को। ऐसा रूलिंग आया किसमें? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में। ठीक है, उसके बाद एक और केस आता है, उस केस का नाम है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और ये जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, ये था हमारा शायद 1964 में। ठीक है, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना एक बार। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1964 में। इसका बैकग्राउंड ये था कि इसमें 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था, इसका प्रोविजन भी कुछ सिमिलर ही था, जो कि फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा था। कुछ इसमें प्रोविजंस ऐड किए गए थे कि जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था, जो फंडामेंटल राइट को छीन रहा था। तो बाय यूजिंग आर्टिकल 32 दिस एक्ट वाज चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट ऑफ, इसमें स्टेट हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन फिर बाद में इसका भी रूलिंग यही आया, इसका भी रूलिंग सेम आया, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13। मतलब ये कहा गया कि
फिर से वही कहा गया कि जो आर्टिकल 368 पावर देती है पार्लियामेंट को अमेंड करने का, वो अनलिमिटेड पावर देती है और उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आर्टिकल 368 का आर्टिकल 13 एक्सेप्शन नहीं है। मतलब कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो संविधान में सुधार करने वाला जो कानून है, वो कानून नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 13 में जो कानून का परिभाषा दिया गया है, कानून की परिभाषा जो दी गई है, उसमें इसको कानून नहीं माना जाएगा। अब जैसे इसको कानून माना ही नहीं जाएगा तो भी सी बात है, आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 का एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहा गया। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, आप ज्यादा मतलब ये ऐसे केसेस में, इन सब केसेस में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक एक पॉइंट जो होता है, मतलब कि क्या क्या हुआ था, एक एक चीजें बैठ के पढ़ना, वो सब बैठ के पढ़े तो मतलब आगे की चीजों में हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा समझना है कि ऐसा बैकग्राउंड था, मतलब ऐसा बैकग्राउंड था, इसलिए ये केस आया और जजमेंट क्या आया और उसका बाद में इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, कोई भी मैटर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। देखिए, ये चीज हमें समझना होगा कि कोई भी चीज होता है, ठीक है, चाहे वो देश में हो, सोसाइटी में हो, स्टेट में हो, हमारे इनफैक्ट हमारे फैमिली में हो, कोई भी चीज अगर होता है तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अगर हम बैकग्राउंड को नहीं देखें, नहीं समझें, नहीं पढ़ें और सीधा सीधा अगर प्रेजेंट की चीजों को लेके अगर हम कुछ बोल दें तो सीधा सीधा इरेलीवेंट होगा, वो इनजस्टिस होगा। ठीक है, हमारा जस्टिस सिस्टम भी इसी पे काम करता है कि सबसे पहले कि आखिर बैकग्राउंड है क्या। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट कंट्रोवर्सी देखिए कि प्रेजेंट क्या कंट्रोवर्सी हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, ये चीज मतलब पार्शियल नहीं होना है, पार्शियलिटी नहीं रखना है। इसको लेके एक फेमस यूएस के फिलोसोफर है जॉन रॉल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ। अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फिलोसोफर हैं जॉन रॉल्स। तो इन्होंने एक थ्योरी दिया है, थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ इग्नोरेंस। क्या होता है, मतलब क्या है कि आपको थ्योरी ऑफ द वेल ऑफ इग्नोरेंस, आई एम रियली सॉरी, द वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, थ्योरी का नाम क्या है, द वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल का मतलब आप जानते ही हैं, चादर। ठीक है, मतलब कि आप इग्नोरेंस का एक जो चादर, जो जैसे आप विंटर सीजन में जो आप चादर ओढ़ते हो, तो इसका इन्होंने कहा है कि आप कोई भी मैटर, अगर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो किसी मैटर पे, अगर आप जजमेंट दे रहे हो, मतलब कि कोई चीज डिसाइड कर रहे हो, तो आप ये मान के बैठो कि आपको कुछ नहीं पता, आप कौन हो आपको नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, और जो दो पार्टी है, दो पार्टी के बीच में जो डिसीजन आपको देना है, ठीक है, वो कौन है वो भी नहीं पता। ठीक है, बस आपको बैकग्राउंड देखना है और प्रेजेंट कंट्रोवर्सी देखना है। आपको पार्शियल नहीं होना है, पार्शियलिटी नहीं रखनी है, तभी जाकर आप एक फेयर डिसीजन दे पाएंगे। और यही हमारे जस्टिस में ये जो प्रिंसिपल है, ये जो थ्योरी है, वो पूरी अप्लाई होता है हमारे जस्टिस सिस्टम में, द वेल ऑफ इग्नोरेंस। आज का जो ग्रुप डिस्कशन, अभी का जो ग्रुप डिस्कशन हो गया है कि किसी टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन होने लगा, मान लेते हैं कि रिजर्वेशन बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो मान ले कि रिजर्वेशन पे ग्रुप डिस्कशन हुआ, कुछ लोग बैठे, कुछ दोस्त आपस में बैठे, रिजर्वेशन पे ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किए। तो कई बार वो जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो कई बार मतलब हाथापाई भी उतर आता है। कुछ लोग होते हैं एकदम कट्टर समर्थक होते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्टर,
नहीं हम रिजर्वेशन होना चाहिए तो होना चाहिए, उसका कोई प्रोटेस्ट करता है तो थप्पड़ देने पे उतर आते हैं, और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल एकदम अगेंस्ट हो रिजर्वेशन के। तो आज का जो ग्रुप डिस्कशन है, उस ग्रुप डिस्कशन में हमें इस जॉन रॉल्स की इस प्रिंसिपल, इस थ्योरी को अप्लाई करना चाहिए, द बेल ऑफ इग्नोरेंस, की हमें कुछ पता नहीं, हम तभी जाकर एक हम समझ पाएंगे कि सोसाइटी ऑपरेट कैसे होती है, हम जजमेंट या फिर डिसीजन फ्री एंड फेयर डिसीजन ले पाएंगे, और हमारा जो एक मोरालिटी है वो हमारा मोरालिटी एक सही होगा, एक पर्सनालिटी सही होगा, ठीक है। द वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो हम हमारी डिस्कशन हुई थी इस पे सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1964। उसके बाद हमारा गोलकनाथ केस 1967, ठीक है। गोलकनाथ केस 1967, फेमस केस गोलकनाथ केस 1967। सो इस केस में ठीक है, इसका भी बैकग्राउंड कुछ सिमिलर ही था, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले हम जजमेंट को ही देखते हैं, ठीक है, और उसके इंपैक्ट को देखते हैं, राइट। तो इस केस में फॉर द फर्स्ट टाइम ये जजमेंट आया दैट आर्टिकल 13 is an exception to आर्टिकल 368। ये जजमेंट आया, मतलब कि जो पार्लियामेंट का अमेंडिंग पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है, और उसको लिमिट करने वाला आर्टिकल 13 है। मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर दे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को हाथ नहीं लगा सकती, फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती। कोई भी कानून फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। मतलब कि आप इसका और कंक्लूजन निकाल रहे होंगे और पिक्चर मिल रहा होगा आपको कि मतलब ये कहा गया, इनडायरेक्टली ये कहा गया गोलकनाथ केस में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है फॉल्स under the definition of law provided in article 13, ये 13 है, provided in article 13, ये कहा गया, ये जजमेंट दिया गया। अब आप लोग के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि जो पहला दो केस था शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, उसमें तो ये कहा गया कि भाई आर्टिकल 13 इसका एक्सेप्शन नहीं है, आर्टिकल 368 का एक्सेप्शन नहीं है। मतलब जो अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो हमारा 368 को लिमिट नहीं कर सकती। सॉरी, आर्टिकल 13 जो है आर्टिकल 368 को लिमिट नहीं कर सकती। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट does not fall under the definition of law provided in article 13, ये कहा गया। लेकिन गोलकनाथ केस में फॉर द फर्स्ट टाइम दिस जजमेंट वाज गिवन दैट आर्टिकल 13 इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 368 कहा गया, और ये भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 13। अब ये डाउट आ रहा होगा कि पहले तो कहा गया कि भाई नहीं छीना जा सकता है, नहीं छीना जा सकता है, राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 है वो नहीं छीना जा सकता, वो फंडामेंटल राइट है, इसमें कहा गया। और उसमें जो कहा गया दो बाकी पिछले दोनों केसेस में, उसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 13 जो है एक्सेप्शन नहीं आर्टिकल 368 का, मतलब कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट के प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड कर सकती है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो जजमेंट है अभी तक मतलब ये जजमेंट आया वहां तक, उस दिन तक जिसके फंडामेंटल राइट छीने गए हैं, मतलब जिसके
राइट टू प्रॉपर्टी को छीना गया है, क्या ये जजमेंट पीछे जिनके जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जिनका फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को छीना गया है, क्या ये जजमेंट उन सब पे अप्लाई होगा या आज के बाद अगर ऐसा होता है तो अप्लाई होगा? ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम दो टर्म को समझते हैं। एक है हमारा प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग और एक है हमारा रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, राइट। थोड़ी साउंड के साथ, ऑडियो के साथ आप इस फर्स्ट वीडियो में एडजस्ट करना आप, बाकी नेक्स्ट टाइम से ऑडियो के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी प्लीज आप कंप्रोमाइज करना थोड़ी बहुत, बाकी नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ कि वीडियो सही से हो रही है। चलो, तो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग एंड रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग में ये होता है कि आज जजमेंट आया और आज के बाद जो भी चीजें होगी उन सब पे ये जजमेंट अप्लाई होगा, मतलब आज से पहले नहीं होगा, आज के बाद अब अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें ये जजमेंट अप्लाई होगा, ठीक है। दूसरा है हमारा रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, मतलब कि इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि अगर यहां पे देखें तो फ्यूचर में अप्लाई होगा, पास्ट में अप्लाई नहीं होगा। और रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में कि आज जजमेंट आया और फ्यूचर में अप्लाई होगा, यस, पास्ट में अप्लाई होगा, यस, ठीक है। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑब्वियस ही बात है, आज जजमेंट आया तो फ्यूचर में तो अप्लाई होना ही होना है। हमारा डिस्कशन है कि पास्ट में अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन पास्ट में अप्लाई होगा, प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग पास्ट में अप्लाई नहीं होगा। तो हमारा जो गोलकनाथ केस जजमेंट था वो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग था, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं था। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का एग्जांपल दो तो कोई भी हो जाए, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल जजमेंट, सिविल मैटर का जो जजमेंट, और ये हमारा है सिविल मैटर का जजमेंट हमारा, उसमें पॉसिबली रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो ये जो हमारा गोलकनाथ केस जजमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग है, ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है। तो ये भ्रम में, ये कंफ्यूजन में ना रहे कि ये जजमेंट आया था तो यहाँ तक जिन जिन लोगों के साथ ऐसा ऐसा हुआ फिर उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। इस यहाँ के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जजमेंट अप्लाई होगा, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, ये दिमाग में रखना आप, ये टर्म आएंगे अभी आएंगे, ठीक है। तो आईसी गोलकनाथ केस 1967, अब ये हुआ तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे ही ये होना था वैसे ही इसके अपोजिशन में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय रिफॉर्म्स का, डेवलपमेंट का पीरियड था, इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। अब क्योंकि गवर्नमेंट को लैंड चाहिए था रिफॉर्म्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो इस जजमेंट के रिएक्शन में, इस जजमेंट के रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 आपको याद होगा 1971 में क्या हो रहा था, क्या हुआ था, हाँ, इंडिया पाकिस्तान वॉर which ultimately resulted into the creation of Bangladesh, ठीक है। तो 24th Constitutional Amendment Act 1971 आया, which added Article 13 Clause 4, ठीक है।
और इसमें ये कहा गया, आर्टिकल 13(4) में ये कहा गया दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल, मैं बोल रहा हूं नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल limit the amending powers of the constitution। ठीक है, आप देख रहे हो कि किस तरीके से, मतलब यहां तक तो सब कुछ सही सही चल रहा था गोलकनाथ केस तक। ठीक है, गोलकनाथ केस में फॉर द फर्स्ट टाइम ये कहा गया कि भाई आर्टिकल 13 इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 368। ठीक है, अब ये चीज तो ऐसा होना नहीं था, मतलब कि पार्लियामेंट को ये रास आया नहीं, तो पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया, जिसके थ्रू उन्होंने आर्टिकल 13(4) को ऐड किया, जिसमें ये कहा गया दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल, विच आर्टिकल, आर्टिकल 13 शैल लिमिट द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों ये कहा गया, क्या क्यों भाई, क्यों आर्टिकल 13 ही क्यों, और क्यों आर्टिकल, और इतने सारे आर्टिकल हैं। ठीक है, उस समय 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, अभी नियरली 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आप क्रॉस चेक कर लेना, इतने सारे आर्टिकल हैं, और भी आर्टिकल क्यों नहीं, आर्टिकल 13 ही क्यों? ऐसा इसलिए कि आर्टिकल 13 में ही ये कहा गया था कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को वायोलेट, अब्रीज, कंट्रावेंट नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट में कोई कानून नहीं जा सकता, नहीं छीन सकता। ठीक है, तो ये कहा गया, इस अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया कि आर्टिकल 13 में जो भी है, आर्टिकल 13 का कुछ भी 368 का एक्सेप्शन नहीं है, मतलब नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल लिमिट द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर्स को कोई भी इस आर्टिकल का कुछ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, लिमिट नहीं कर सकता, मतलब कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स है। ठीक है, अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स है। ठीक है, ये कहा गया। अब ऑब्वियस ही बात है, अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स है, मतलब कि आप फंडामेंटल राइट को छीन सकते हैं। फिर से आर्टिकल 32 का यूज हुआ, जिसमें आप थ्रू रिट पिटीशन यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन केस योर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायोलेटेड, एब्रीज्ड और कॉन्ट्रावेंट। ठीक है, तो इसको ये अमेंडमेंट एक्ट आया और इट रिजल्टेड इनटू द फेमस केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वर्सेस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये फेमस केस है 1973। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें, ठीक है, क्या क्या चीजें डिस्कस की गई, इसका बैकग्राउंड क्या था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें डिस्कस क्या किया गया, पहला चीज क्या 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैलिड। ठीक है, सेकंड, हैज पार्लियामेंट अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स, ये चीजें डिस्कस की गई। ठीक है, इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैलिड, हैज पार्लियामेंट अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स। ठीक है, मतलब इसी को अगर तोड़ के समझे तो ये निकलता है कि इज देयर नो एक्सेप्शन टू द अमेंडिंग पावर्स
ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये चीजें डिस्कस करी गई किसमें, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में ये चीजें डिस्कस करी गई कि इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैलिड, क्या ये वैलिड है, क्योंकि ये भाई साहब फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहे हैं, अगेंस्ट है, छीन रहे हैं। हैज पार्लियामेंट अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स, और तीसरा इज देयर नो एक्सेप्शन टू द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। बेसिकली इसी का मतलब हुआ कि हैज पार्लियामेंट अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स, कि क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स है, पार्लियामेंट जो चाहे उसको अमेंड कर सकती है, क्या उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब क्या 368 का, क्योंकि 368 ही प्रोवाइड करती है अमेंडिंग पावर्स, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसका जजमेंट क्या आया वो मैं आपको ये रब करता हूं मैं, इसका जजमेंट ये रहा कि इसका जजमेंट केशवानंद भारती केस का जजमेंट ये रहा, केशवानंद भारती केस 1973, इसका जजमेंट ये रहा। ऑब्वियस सी बात है, उसमें ये भी डिस्कस किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द लॉ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 13, ये भी डिस्कस करी गई थी कि क्या जो आर्टिकल 13 में नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ है, कि लॉ कोई भी कानून, वैसा कानून जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट वायोलेट, अब्रीज और कंट्रावेन करता हो, वो कानून नहीं होगा, कि क्या ऐसे ये जो लॉ का डेफिनेशन है, क्या उसके जुरिस्डिक्शन में, उसके डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, फॉल होता है, ये भी डिस्कस करी गई थी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका जजमेंट क्या आया, इसका जजमेंट ये आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट लॉ defined in the article 13, defined in the article 13, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ नहीं है, जिस लॉ के बारे में आर्टिकल 13 बात करती है, ठीक है, डिफाइंड इन द आर्टिकल 13। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। इसका ये मतलब हुआ कि देयर इज नो एक्सेप्शन टू आर्टिकल 368, ठीक है। ये जजमेंट आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट लॉ एज डिफाइंड इन द आर्टिकल 13, और दूसरा पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ऑब्वियस बात है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, और उस समय हाँ, इस जजमेंट का एक खास बात ये है कि ये 13 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये होता है कि जब भी मतलब ऐसा कोई क्रिमिनल मैटर वगैरह होता है, क्रिमिनल केस होता है जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 3 जज बैठते हैं, मैक्सिमम 3 जज बैठते हैं। लेकिन जब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को इंटरप्रेट करना हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, संवैधानिक मैटर की जब सुनवाई करनी हो, उसका इंटरप्रिटेशन करना हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो मिनिमम 5 जज बैठते हैं, 5 जज बैठते हैं। तो अगर क्वेश्चन होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जज इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो 5
5 के बाद 6 नहीं हो सकता, 7 होगा, 8 नहीं हो सकता, 9 होगा, 10 नहीं हो सकता, 11 होगा, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 सॉरी 10 नहीं हो सकता, 11, मतलब ऑड नंबर में होगा। ऑड नंबर में इसलिए कि अगर वोटिंग की बारी आए तो कभी भी टाई का सिचुएशन ना हो, ठीक है, मतलब हमेशा वोटिंग इजीली हो जाए, टाई का सिचुएशन ना हो। तो केशवानंद भारती जजमेंट की खास बात यह है कि ये लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशियरी, 13 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। ये इन्होंने ये डिसीजन, ये जजमेंट दिया था केशवानंद भारती केस में। तो सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि देयर इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 368। उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजेआई ऑनरेबल सिकरी सर, चीफ जस्टिस सिकरी, ठीक है, वो इस पैनल को हेड कर रहे थे। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाज हेडेड बाय चीफ जस्टिस सिकरी, ठीक है। और ये जजमेंट आया था 7:6 स्प्लिट जजमेंट। यूनानिमस जजमेंट होता है कि जब जितने जजेस हैं बेंच में वो सब एक साथ एक मत में किसी चीज के फेवर में हो या किसी चीज के अगेंस्ट में हो। और स्प्लिट जजमेंट ये होता है कि आधे फेवर में है, आधे अगेंस्ट में है, ठीक है, मतलब कुछ फेवर में है, कुछ अगेंस्ट में है। तो 7:6 स्प्लिट जजमेंट आया कि ऐसी चीज है। तो उस समय एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उस लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के समय एक बहुत बड़ी दुविधा हो गई, बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने आ गया कि क्या अगर ऐसा है तो क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है? क्या पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल सकती है? क्या आधे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल सकती है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया कि भाई अगर ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट लॉ डिफाइंड इन द आर्टिकल 13, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल 368 ये कहता है कि पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स। तो मतलब क्या पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके डेमोक्रेसी खत्म कर सकती है, रिपब्लिक खत्म कर सकती है, सेक्युलरिज्म खत्म कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू खत्म कर सकती है? जुडिशियल रिव्यू मैं समझाऊंगा क्या है, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ खत्म कर सकती है, जिसको लेक्स रेक्स कहते हैं। लेक्स रेक्स मतलब कि लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, मतलब जो किंग है, किंग कौन? जो गवर्नमेंट है, उसका भी किंग लॉ है, एंड दैट लॉ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या इसको खत्म कर सकती है? ऐसा ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने था। तभी हमारे जुडिशियरी ने एक डॉक्ट्राइन इन्वेंट किया, ठीक है, हमारे जुडिशियरी ने एक डॉक्ट्राइन को इन्वेंट किया, और उस डॉक्ट्राइन का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। क्या नाम है इस डॉक्ट्राइन का? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, ये जुडिशियल इन्वेंशन है, जुडिशियल डॉक्ट्राइन नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इन्वेंट किया हमारे जुडिशियरी ने, और ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जब प्रियम्बल देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें भी कंट्रोवर्सी हुआ था, मैं ब्रीफ में बताता हूँ आपको। प्रियम्बल जब आप देखोगे, प्रियम्बल हमारे ये रीड करता है कि we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, कभी मैं प्रियम्बल पे वीडियो बनाऊंगा, तो प्रियम्बल को लेके भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको
डिस्कशन करनी है, हम डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत बहुत सी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। सेक्शन 8 ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या बोला था, फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्थोनी क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे जब प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें जब आप देखेंगे तो वर्ड्स हैं सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये ऑब्जर्व किया गया कि ये सब चीजें जो हैं वो जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, जो फाउंडिंग फादर्स हैं, ये सब उनके विजन है। विजन है मतलब एक होता है कि साइट मतलब कि फिजिकली हमें दिख रहा है कि हाँ ये साइट है, ये साइट है, ठीक है। एक होता है विजन कि हम दूर का सोचते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहा गया, हमारे जुडिशरी ने ये कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, ठीक है, वो क्या है कि इट रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक बार मैं जरा चेक कर लूँ वीडियो सही जा रही है, नहीं जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है, परफेक्ट। इट रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया, हमारी जुडिशरी ने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो सपना देखा था, जो सपने देखे थे कि हमारा इंडिया ऐसा होगा, हमारे इंडिया का नेचर ऐसा होगा, लाइक सोवरेन होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, सेक्युलर होगा। हमारे इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव होगा वो जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगा, लिबर्टी होगा, फ्रेटर्निटी होगा। तो ये सब चीजें जो होगा ये हमारा इंडिया होगा, हमारे इंडिया में ऐसा ऐसा होगा। तो यही कहा गया कि जुडिशियरी की तरफ से कहा गया कि ये जो टर्म है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये इट रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि ठीक है, आपके पास अनलिमिटेड पावर है, मान लिया आपके पास 368 ने अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स दिए हैं। आर्टिकल 13 इसका एक्सेप्शन नहीं है। आर्टिकल 13 में जो लॉ डिफाइंड है उसके एम्बिट में, उसके जुरिस्डिक्शन में, उसके डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप जो चाहे उसको अमेंड कर दें, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दें, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही मिटा दें, इसका ये मतलब नहीं हुआ। तो आपके एक्सेप्शन, आपके रिस्ट्रिक्शन में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आता है जो कि दैट रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि आप उन चीजों को हाथ नहीं लगा सकते जो दैट रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिनके सपने हमारे फाउंडिंग फादर्स ने देखे थे उनको आप हाथ नहीं लगा सकते, उनको आप अमेंड नहीं कर सकते। तो बेसिकली कोई, अब जुडिशियरी ने इनडायरेक्टली ये कहा कि कोई आर्टिकल आपके अमेंडिंग पावर का एक्सेप्शन नहीं है, 368 का कोई आर्टिकल एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा डॉक्ट्राइन एक्सेप्शन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक्सेप्शन है। मतलब कि आपका जो अमेंडिंग पावर है उसके रिस्ट्रिक्शन में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। मतलब आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते। अगर आप अमेंड करते हैं तो हम उस कानून को अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर देंगे और इनवैलिड कर देंगे। मतलब वी विल स्ट्राइक द लॉ डाउन, हम उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देंगे, मतलब कि इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे, अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर देंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में क्या क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि आप समझ गए होंगे। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। फिर है रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। फिर है सोवरेन, फिर है सेक्युलरिज्म, ठीक है। फिर है रूल ऑफ लॉ, मतलब किसी इंडिविजुअल का रूल नहीं होगा, किसका रूल होगा, लॉ का रूल होगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मतलब इसको एक वर्ड इसको बोले ऐसे, एक टर्म में बोले तो लेक्स रेक्स, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, अभी मैंने बताया आपको कि लेक्स रेक्स क्या होता है, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, ठीक है।
उसके बाद है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की बात कौन करता है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की बात कौन करता है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बात करता है। फिर है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी का अलग होना, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी किससे? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, मतलब कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से जुडिशियरी जो है बिल्कुल सेपरेट होंगे, अलग होंगे, तभी तो इंडिपेंडेंट होंगे, नहीं तो फिर पार्शियल हो जाएंगे, तो फिर हम जुडिशियरी पे कैसे ट्रस्ट कर पाएंगे। और ये चीज किस में कहा गया है, किस किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 50 में, आर्टिकल 50 जो कि पार्ट 4 का आर्टिकल है, और पार्ट 4 को हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, तो हमने मैंने सोचा कि एक ऐसे टॉपिक को उठाया जाए जो काफी इंटरेस्टिंग हो, काफी कंट्रोवर्शियल हो, कैसे आया उस टॉपिक का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो देखा जाए, ताकि आप देखिए जो प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब की वो भी देखे, उनको भी इंटरेस्टिंग लगे, और जो नहीं करते हैं वो भी देखे, वो मतलब ऐसे समझे कि ऐसा भी हुआ था, मतलब पास्ट में ऐसा भी हुआ था। और भी चीजें हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो लिखा नहीं गया है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो, एक मिनट में चेक कर लूं जरा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है तो कैसे पता लगेगा कि कैसे जो पार्लियामेंट अमेंड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कैसे पता लगेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको अमेंड नहीं करना है, इसको छोड़ दो, इसको हाथ पे नहीं लगाना है, तो कैसे पता लगेगा? तो जुडिशियरी ने कहा कि इट इज अपॉन द जुडिशियरी, ये जुडिशियरी के ऊपर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, हाई कोर्ट के ऊपर है, ये टाइम टू टाइम, जजमेंट टू जजमेंट ये डिसाइड करेगी, जैसे जैसे केसेस सामने आएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो ये देखेगी, ये डिसाइड करेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, तो जैसे रिजर्वेशन को लेके एक 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसको चैलेंज किया गया था, शायद मैं अगर सही से रिकॉल कर पा रहा हूँ तो एम नागराज केस में, जो कि 2006 का केस है, उसमें 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये अमेंडमेंट ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट नहीं करती, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छीनती, उसके अगेंस्ट में नहीं है, इसलिए ये लॉ को हम अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये लॉ ठीक है, ये अमेंडमेंट ठीक है। तो ये किसके ऊपर था? ये अब जुडिशियरी के ऊपर है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, ये जुडिशियल इन्वेंशन है। ठीक है, तो ऐसा है। यहाँ पे इसका एक लिमिटेशन क्या है, एक ड्रॉबैक क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि लॉ शुड बी क्लियर एंड रिटन, लॉ जो है क्लियर होना चाहिए और लिखा गया होना चाहिए। एक हमारा जो जजमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, हाई कोर्ट का जजमेंट होता है, वो भी कानून होता है। ठीक है, एक बार जजमेंट हो गया तो वो जजमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रिवेल करता है, वो एक कानून माना जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी कानून है। तो ये जब कानून है और हमने पढ़ा, देखा, सुना, मैंने आपको जैसे बताया कि लॉ शुड बी रिटन एंड क्लियर, तो ये रिटन कहाँ है? ये रिटन है नहीं। ठीक है, और क्लियर भी नहीं है। ये तो डिपेंड करता है अब जजमेंट के अकॉर्डिंग की जजमेंट आएंगे, केसेस आएंगे, जजमेंट आएंगे तो उसमें पता लगेगा कि हाँ कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का फीचर है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशियरी थोड़ा सा अपना जो एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल है, जो कानूनी सिद्धांत है जुडिशियरी का कि लॉ शुड बी रिटन एंड क्लियर, यहाँ से स्लाइटली जो जुडिशियरी है थोड़ा सा डेविएट हो गई थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि और कोई ऑप्शन भी नहीं था जुडिशियरी के पास, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर, मतलब उस समय की ये जरूरत थी, उस समय का ये डिमांड था, उस समय का ये मतलब ये चाहिए ही चाहिए थी। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अगर ये नहीं आता, ठीक है,
तो फिर पार्लियामेंट को बिल्कुल मतलब उसके अमेंडिंग पावर में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, वो जी जो मर्जी चाहे वो अमेंड कर सकती थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत जरूरी था और स्लाइटली डेविएट हो गई हमारी जुडिशरी, लेकिन हाँ ये नीड ऑफ द आवर थी, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो आपको समझ आया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आखिर इन्वेंट किस केस में हुआ, केशवानंद भारती केस में। क्या है, रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे आया, क्यों जन्म हुआ, ठीक है, तो आर्टिकल 368 को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, आर्टिकल 368 को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये चीज आया। बातें यहीं तक खत्म नहीं हुई, स्टोरी और भी आगे है, बस थोड़ी सी यहां तक चीजें खत्म नहीं हुआ, और भी है, देखते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि 1975 में इमरजेंसी इंपोज हो गया था इंडिया पे। ठीक है, 1976 में इमरजेंसी आ गया था। ठीक है, 1975 से इमरजेंसी आ गया था। ठीक है, और हम सब ने, आप सब ने एक अमेंडमेंट पढ़ा होगा जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, अब तो सबको पता लग गया होगा। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। आप सबको पता है कि जब इमरजेंसी इंपोज हुआ था तो सारे अपोजिशन पार्टीज को जेल में डाला जा रहा था। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल, इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 368(4) ऐड किया गया और आर्टिकल 368(5) ऐड किया गया। ठीक है, और इसमें कहा गया, ठीक है, कि no law can be questioned, no law can be questioned in any court of law। ठीक है, no law can be questioned in any court of law। ठीक है, इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये कहा गया कि कोई भी कानून को जुडिशियरी क्वेश्चन नहीं कर सकती है। मतलब पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है तो जुडिशियरी उस पर उंगली नहीं उठा सकती, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती। कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकती। मतलब कि सीधा सीधा इसको हम एक टर्म में समझें तो जुडिशियल रिव्यू। अब मैं आपको जुडिशियल रिव्यू समझाता हूं। जुडिशियल रिव्यू जो है, हमें आर्टिकल 13 जो है जुडिशियरी को जुडिशियल रिव्यू का पावर देती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी कानून अगर आपके फंडामेंटल राइट को, ठीक है, कोई भी कानून आपके फंडामेंटल राइट को, मतलब उस, अगर केशवानंद भारती से पहले अगर समझे, उस जजमेंट से पहले समझे, तो जुडिशियल रिव्यू क्या था कि जुडिशियल रिव्यू के थ्रू क्या है कि कोई भी कानून को या फिर अपने जजमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फिर से कंसीडर कर सकती है। ठीक है, मतलब उस पर क्वेश्चन उठा सकती है, इनफैक्ट अपने जजमेंट पे भी क्वेश्चन उठा सकती है। ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, आर्टिकल 13 प्रोवाइड करता है। तो आर्टिकल 13 के थ्रू दो चीज प्रोवाइडेड है, एक तो नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ और दूसरा जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू मतलब ये होता है कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट हो, ठीक है, जैसे मान लिया अगर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, ठीक है, रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी के अगेंस्ट हो, सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्वेश्चन उठा सकती है। सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रिव्यू कर सकती है, क्वेश्चन उठा सकती है कि क्या क्या प्रोविजन है, किसके किसके अगेंस्ट है। ठीक है, ये कानून अल्ट्रा वायर है, मतलब नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या अल्ट्रा वायर नहीं है, या इंट्रा वायर है, इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कंसिडर कर सकती है।
तो आर्टिकल 368 और 368(5) किसके द्वारा ऐड किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, फोन से हो रही है ये रिकॉर्डिंग, तो इस कारण से स्टोरेज फुल हो गई थी। अभी मुझे फोन से कुछ फाइल्स को, और ऐसा है ना कि रिकॉर्डिंग हो रही है फोन में और ये वीडियो लंबा है, तो मतलब पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा करके स्प्लिट हो जा रहा है। ये वीडियो जब सेव हो रहा है गैलरी में तो स्प्लिट हो जा रहा है, इस कारण से स्टोरेज फुल हो गया था। अभी मैंने लैपटॉप में ट्रांसफर किया तो अभी स्टोरेज खाली हुआ। अभी हम फिर जहाँ ये खत्म हुआ था, ये टॉपिक जहाँ पे स्टॉप हुआ था, वहां से हम फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा डिस्कशन स्टॉप हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2 आर्टिकल्स को ऐड किया था, आर्टिकल्स 368 क्लॉज 4, आर्टिकल 368 क्लॉज 5। ठीक है, तो इसको ऐड किया था। अब इसके थ्रू इट वाज सेड दैट, ये कहा गया था कि नो लॉ कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, कोई भी किसी भी कोर्ट में किसी भी कानून को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो यहां से हमने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी देखा था कि जुडिशियल रिव्यू है क्या, और जुडिशियल रिव्यू जो है कहां से प्रोवाइडेड है? आर्टिकल 13 से प्रोवाइडेड है। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? ठीक है, आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू जुडिशियरी। तो यहां से आर्टिकल 13 से जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड है। जुडिशियल रिव्यू जुडिशियरी को ये पावर देती है कि वो किसी भी लॉ को, किसी भी एक्शन को, किसी भी ऑर्डिनेंस को, अगर वो लॉ ऑर्डिनेंस एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, अगर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, सेक्युलर कैरेक्टर के अगेंस्ट है, रिपब्लिकन कैरेक्टर के अगेंस्ट है, उसको और भी चीजें हैं, उसको जो है वो क्या करती है कि रिव्यू कर सकती है। कौन? जुडिशियरी रिव्यू कर सकती है। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ला कर ये कहा गया कि किसी भी कानून को रिव्यू नहीं कर सकती जुडिशियरी। ठीक है, क्वेश्चन नहीं कर सकती। मतलब ये सीधा सीधा क्या है? केशवानंद भारती जजमेंट को नलिफाई कर रहा है, मतलब ठुकरा रहा है कि नहीं, हम ये जजमेंट मान नहीं सकते। उसमें क्या कहा गया था कि ठीक है भैया, आपके अमेंडिंग पावर का कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप अमेंड कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को आप अमेंड नहीं कर सकते। सिर्फ आपका एक्सेप्शन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक्सेप्शन है। ठीक है, लेकिन इस जजमेंट को भी नलिफाई करने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। उसमें जो प्रोविजन था आर्टिकल 368(4), आर्टिकल 368(5), ऑब्वियस ही बात है। अब जो है दूसरा केस आना था, वो केस इस चीज को लेके अब इस 2 प्रोविजन को चैलेंज किया गया। वो उस केस का नाम है मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980। और उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे कौन? वाईबी चंद्रचूड़। ठीक है, तो वाईबी चंद्रचूड़, ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस में ये जजमेंट दिया गया कि क्योंकि जुडिशियल रिव्यू is a part of basic structure doctrine, so you can't take away this provision of judicial review. ठीक है, you can't take away this feature, this important feature from us, judicial review, which is the most important feature needed for any democracy. ठीक है, judicial review इसको आप छीन नहीं सकते। क्यों नहीं छीन सकते? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है। कैसे पार्ट है? तो केशवानंद भारती जजमेंट में ये जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, 13 जज बेंच, ये उन्होंने ये कहा था कि along with other features, जो जुडिशियल रिव्यू का फीचर है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है, और इसके अगेंस्ट या फिर इसको छीनने के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। जैसा कि आई हैव ऑलरेडी शेयर कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज द ओनली एक्सेप्शन टू आर्टिकल 368। इसलिए ठीक है,
कि मिनरवा मिल्स जजमेंट ने आर्टिकल 368(4) आर्टिकल्स 368(4) एंड 368(5) को स्ट्राइक डाउन कर दिया, मतलब डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स, मतलब these provisions are not inconsistent with the, मतलब not in spirit with the constitution, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट है, जुडिशियल रिव्यू को छीनता है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए ये अल्ट्रा वायर्स है। और उस समय के जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई वी चंद्रचूड़, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया दैट एवरीथिंग इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, मतलब सब कुछ, सारे कानून, सारे एक्शन, सारे ऑर्डिनेंस, हर चीज जुडिशियल रिव्यू के अंदर है। मतलब जुडिशियल रिव्यू इज एप्लीकेबल ऑन एवरी लॉ, एवरी एक्शन, एवरी ऑर्डिनेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, कि हर चीज जुडिशियल रिव्यू के अंदर है, हर सारी चीजों पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई हो सकता है। ऐसा किन्होंने कहा था? वाई वी चंद्रचूड़ जी ने कहा था, ठीक है। और पॉसिबली ऐसा हुआ कि जब स्टार्ट हुआ केशवानंद भारती जजमेंट, जब स्टार्ट हुआ केस, जब स्टार्ट हुआ तो उस समय द हिंदू न्यूज़पेपर का एक हेडलाइन था। वो हेडलाइन ये था कि उसमें ये लिखा हुआ था द केस दैट विल सेव डेमोक्रेसी, वैसा केस जो डेमोक्रेसी को बचाएगा। क्यों कहा गया था? क्योंकि केशवानंद भारती में क्या जजमेंट, किस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था, जिसके थ्रू आर्टिकल 13 को अमेंड किया गया था और ये कहा गया था कि आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 का एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसमें मतलब कि इसका सीधा सीधा मतलब था कि पार्लियामेंट जो मर्जी चाहे वो अमेंड कर सकती थी, ठीक है, डेमोक्रेसी फीचर्स को चेंज सकती थी, रिपब्लिकन कैरेक्टर को चेंज सकती थी, मतलब पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स थे, ठीक है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का इन्वेंशन हुआ और आपने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का इन्वेंशन केशवानंद भारती जजमेंट में हुआ, लेकिन उसका इवोल्यूशन कहाँ हुआ? मिनर्वा मिल्स में हो रहा है। उसका एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है? मिनर्वा मिल्स में हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें ये कहा गया क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 368, so these provisions article 368(4) and article 368(5) are ultra vires and we are striking these provisions down, ठीक है। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया एवरीथिंग इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आप सबको जुडिशियल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो कि एक जुडिशियल डॉक्ट्राइन है, जुडिशियरी के द्वारा इन्वेंटेड एक डॉक्ट्राइन है, एक थ्योरी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज बाकी रह रहा है जो आप सबके दिमाग में पॉसिबली आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, 9th शेड्यूल, ठीक है। 9th शेड्यूल क्या है, ठीक है। हमने देखा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट added articles 31B and 31B created 9th schedule and it was said that any law kept under 9th schedule shall not be questioned in any court of law। मतलब सीधा सीधा है कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉ रखा गया है उस पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा। मतलब 9th शेड्यूल सीधा सीधा जुडिशियल रिव्यू फीचर को छीन रहा है, उसके अगेंस्ट है। और अभी हमने देखा कि मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जैसा कि केशवानंद भारती जजमेंट में कहा गया, और इसलिए ये जो इसको नहीं छीना जा सकता, मतलब कोई भी कानून इसके अगेंस्ट में नहीं बनाया जा सकता, कोई भी कानून बनाकर इस फीचर को रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसी चीज को 9th शेड्यूल को जो है ये चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उस फेमस केस का नाम है आयर कोयलो केस 2007, आयर कोयलो केस 2007। और ये एक और चीज है, ठीक है, रिजर्वेशन पे एक अमेंडमेंट आया था 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, रिजर्वेशन का, ठीक है, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
तो इसको भी चैलेंज किया गया था शायद शायद एम नागराज केस 2006 में इसको भी चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन सारी चीजों को, सारे पहलू को ऑब्जर्व करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट नहीं करती, इसलिए ये अल्ट्रा वायर नहीं है, ये ठीक है, ये कानून ठीक है, मतलब इसको हम स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, इसको अल्ट्रा वायर डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आया कोयलो केस 2007। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 9th शेड्यूल was challenged। क्यों? Because it took away the feature of जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो इसको चैलेंज किया गया। ठीक है, अब क्या है, एक डेट हम याद करते हैं, एक डेट क्या है, एक लाइन पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस पे लिखते हैं 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 क्यों? मैं चेक कर लूं वीडियो सही से हो रहा है, सही हो रहा है। 24 अप्रैल 1973 क्यों? क्योंकि इसी दिन को किसका जजमेंट आया था? केशवानंद भारती जजमेंट आया था। ठीक है, और इसी दिन को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का इन्वेंशन हुआ था, और इसी दिन को ये कहा गया था कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इससे पहले क्या था? 24 अप्रैल 1973 से पहले क्या था? जुडिशियल रिव्यू जो था वो सिर्फ आर्टिकल 13 का पार्ट था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो आर्टिकल 13 का तो पार्ट है ही है, साथ में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का भी पार्ट है। ठीक है, ये कब हुआ? आफ्टर 24 अप्रैल 1973 व्हेन केशवानंद भारती जजमेंट वाज गिवन। ठीक है, तो आयर कोयलो केस 2007 में ये जजमेंट दिया गया कि वैसा कानून जो 24 अप्रैल 1973 से पहले 9th शेड्यूल में रखा गया है, उस पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी कानून, वैसा कानून जो 9th शेड्यूल में रखा गया है, उन सारे कानून पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होगा, क्योंकि आफ्टर 24 अप्रैल 1973 नाउ जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ठीक है, विच इज एक्सेप्शन टू आर्टिकल 368 मींस अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ऐसा कहा गया। तो इसमें जब आपको याद होगा, मैंने दो टर्म आपको बताया, एक प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग और एक रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग में मैंने ये कहा था कि प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग में जजमेंट आज दिया और उसका एप्लीकेशन आज के बाद होता है, पहले पास्ट में नहीं होता है, इन फ्यूचर होता है। लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में जजमेंट आज हुआ और उसका एप्लीकेशन पास्ट में भी होता है, अलॉन्ग विथ फ्यूचर में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, आया कोयलो केस इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। लेकिन गोलकनाथ केस जजमेंट जो था, जहां पे ये कहा गया था कि आर्टिकल 13 इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 368, वो क्या है, वो एग्जांपल किस चीज का है? वो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का है। ठीक है, तो ये किसका एप्लीकेशन है? ये किसका एग्जांपल है? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आकर स्टोरी पूरी खत्म होती है। यहाँ पे आकर पूरा स्टोरी, पूरा पिक्चर क्लियर होता है कि किस तरीके से, क्या मतलब एक तरीके से एक टसल रही, एक फाइट रही पार्लियामेंट और जुडिशियरी के बीच में कि कौन सुप्रीम, आप सुप्रीम या मैं सुप्रीम, इस तरीके का एक टसल रहा, एक फाइट रहा जुडिशियरी के बीच में और जुडिशियरी और पार्लियामेंट के बीच में।
पार्लियामेंट एक कानून बना रही थी, जुडिशियरी जजमेंट दे रही थी, फिर उस जजमेंट को नलिफाई, उस जजमेंट को रद्द करने के लिए फिर से पार्लियामेंट कानून बना रही थी। और ये फाइट चलता रहा, फाइनली आकर जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का इन्वेंशन हुआ उस वहां पे खत्म हुआ। लेकिन वहां भी खत्म नहीं हुआ, वहां से फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस आया, उसका उनका जजमेंट आया, फिर उसके बाद आईआर कोयलो केस 2007, यहाँ पे जाकर पूरी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में जो कन्फ्लिक्ट था, ठीक है, मतलब एक पार्लियामेंट और जुडिशियरी में जो कन्फ्लिक्ट था, ठीक है, तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन नहीं होता तो फिर हमारे पास आर्टिकल 368 का कोई एक्सेप्शन नहीं होता। फिर तो मतलब पार्लियामेंट जो चाहे वो अमेंड कर सकती थी। ठीक है, मतलब किसी भी प्रोविजन को पूरे का पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर दिया या फिर किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती थी। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज इन्वेंटेड इन 24 अप्रैल 1973, ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव टूल के तरह काम करती है। एक एक्सेप्शन है 368 का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पिक्चर क्लियर हो गए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड जो है, ठीक है, हर चीजों को, हर पहलू को हमने डिस्कस किया। एक चीज और है, केशवानंद भारती जजमेंट का एक फीचर और है, एक चीज और है कि वहां से 24 अप्रैल 1973 से एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। वो कंट्रोवर्सी था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके। ठीक है, मतलब उस जजमेंट के बाद कुछ ऐसा हुआ, 24 अप्रैल 1973 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। और वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ कि जजेस को अपॉइंटमेंट को लेके, जजेस के जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था, किस तरीके से अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसको लेके कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। ये भी एक बहुत ही ज्यादा लंबा टॉपिक है कि कैसे ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या उसका फिर उसको रिलेटेड क्या केसेस रहे, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या था, पार्लियामेंट का स्टैंड क्या था, क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई, क्या क्या जजमेंट हुआ, फिर प्रेजेंट स्टेटस क्या है। ये एक बहुत ही ज्यादा लेंथी टॉपिक है। इस पे फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट 2-2.5 घंटे का वीडियो इस पे भी चाहिए। तो इस पे एक वीडियो और लेकर आऊंगा, मैं जल्दी लेकर आऊंगा। फिर वो सारी चीजें क्लियर होगी कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो एक हम कह सकते हैं कि एक आप तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जो करते हैं उसके लिए भी हेल्पफुल है। दूसरा, जो ये जानना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेके या फिर और भी चीजों को लेके हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ, क्या एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट या जुडिशरी का स्टैंड रहा, क्या उसका इम्पैक्ट रहा, क्या बैकग्राउंड था। ठीक है, ये सारी चीजों को जानने के लिए भी इस व्यू से भी आप देख सकते हैं वीडियोस को, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। और मैंने अपने तरफ से हर चीज़ को, हर पहलू को, हर एस्पेक्ट को रखने की कोशिश करी, हर चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करी, पूरी तरीके से हर डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करी। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो रहा है या फिर कहीं आपको डाउट हो रहा है या फिर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें हमसे। मैं वो चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं अगले वीडियो में वो चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर अगले वीडियो का जो टॉपिक होगा उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। हर प्रॉब्लम को, हर डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्हें भी बताएं कि ऐसी चीज़ें हैं, मतलब आपको और कोई किसी सोर्स पे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे हर चीज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो में ही मिल जाएगी। हर चीज़ों को समझाया गया है इस वीडियो में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होती है, कोई पूछना हुआ, कुछ कहना हुआ, और शेयर करना आप जितना हो सके। फिर हम एक
जैसा आपका फीडबैक आएगा, जिस तरीके से आप फीडबैक देंगे, जैसे आप इंटरेस्टेड, जिस तरीके से आपका इंटरेस्ट दिखेगा, ठीक है, उस तरीके से हम फिर एक न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि उस टॉपिक पे डिस्कशन हो हमारे बीच, तो उस टॉपिक को मैं सिलेक्ट करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, और या फिर मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो हमारा रिजर्वेशन पे हो, या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई हमारा टॉपिक हो, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कोई हमारा एक टॉपिक हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल अगर आपको कोई टॉपिक सोचता है तो आप जरूर बताएं, ठीक है। तो फिर हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग बच के रहें, संभल के रहें, कोविड का टाइम है, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहें, मास्क लगा कर रहें, सैनिटाइजर यूज करें, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।